अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक लड़की की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसने अनजाने में एक गलती कर डाली थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा न था कि उसकी ये गलती एक ऐसा रुख इख्तियार कर लेगी। सुकून चैन जाना तो एक मामूली सी बात है, उसे अपनी ज़िंदगी ख़तरे में महसूस होने लगी थी। इसीलिए वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गई थी, मगर उसे निदामत भी थी। आंखों से सावन की झड़ी जारी थी, जबकि उसका रोना धोना उस सहराई बारिश की माने था जो बरसती तो खूब है मगर उगाती कुछ नहीं। इस हालत में उसे जो भी देखता उसे हैरत ज़रूर होती, क्योंकि ये तो वो लड़की थी कि जिसने गुलाब के फूलों पर चलते हुए परवरिश पाई थी, मगर आज करबो अजियत में मुब्तला थी। गोया कांटों के बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वो उस मनहूस घड़ी को कोस रही थी जब वो इस मनहूस मोबाइल फ़ोन को घर लाई थी। इसी की वजह से तो उसकी ज़िंदगी में ये ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। उसकी दिमागी स्क्रीन पर वो मनाजिर चलने लगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कैसी हैं आप? कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ चेक इनबॉक्स। ये पैगाम एक ऐसे ग्रुप में उसकी पोस्ट पर आया था जिस ग्रुप की वो हर दिल अजीज़ एडमिन थी। गोया कि ये ग्रुप उसकी सल्तनत थी। हर मेंबर उसकी रियाया और वो मलिका थी। हर तरफ उसकी वाह वाह थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा गरूर में भी आ गई थी। हालांकि गुस्सा उसका ख़ानदानी विरसा था, मगर इस वक्त उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। वो मुस्कुराती नज़रों से कमेंट पढ़ रही थी। उसने आने वाले पैगाम पर सरसरी नज़र डाली। जिस मेंबर ने उसे वो कमेंट किया था उसका नाम अदनान अली था और वो भी उसी ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर था। वो रईस ज़ादा था और अक्सर ग्रुप में होने वाले मुकाबलों में इनामी रकम मुहैया करता था। उसने इनबॉक्स का रुख किया जहाँ मौसूफ का पैगाम मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अहवाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी फरमाइए, क्या ज़रूरी बात करनी थी आपने? कुछ लम्हात टाइपिंग होती रही, फिर एक बड़ा सा मैसेज आया। देखें मोहतरमा, मैं बात घुमा फिरा कर करने का आती नहीं, न चिकनी चुपड़ी गोल मोल बातें करके आपका और अपना टाइम ज़ाया करना चाहता हूँ। मैं दरअसल आपकी नेक सीरत और साफ़ो किरदार, सुलझी हुई फ़हमो फ़रासत वाली शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इसलिए आपको हमसफ़र बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आप मेरा प्रपोज़ल कबूल करती हैं तो मैं अपने घर बात करता हूँ ताकि बाइज़्ज़त तरीके से आपके घर रिश्ता भेजा जाए। ये पैगाम पढ़ते ही उसके हाथ से तो मोबाइल फ़ोन छूटते छूटते बचा। वो फटी फटी आंखों से मैसेज को देखे जा रही थी। दिल में उथल पुथल सी मच गई थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि अचानक से कोई प्रपोज़ का धमाका कर सकता है, और फिर धमाका खेज प्रपोज करने वाला भी हसीन व जमील, वेल एजुकेटेड, बाइखलाक, संजीदा, सुलझा हुआ नौजवान था, जिसकी नेक नामी की ग्रुप में शोहरत थी। क्या आप सीरियस हैं? वो धड़कते दिल से गोया हुई, जैसे उसे अपनी बसारत पर तो यकीन ना हो कि कहीं वो बात बतौर मज़ा ना लिखी गई हो। जी बिल्कुल, मैं सीरियस हूँ, तभी तो असल मौजू पर बात की है। वो एक इमोजी बनाकर ऑफलाइन हो गई, क्योंकि उसे कोई जवाब ना बन पड़ा। वो भी जवानी की दहलीज पर थी, जहाँ हर लड़की चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश रखती है। यही उम्र तो ख्वाब देखने और आइडियल बनाने की होती है, मगर वो ये रस्मी प्यारो मोहब्बत की कायल ना थी। उसने अपने ये हसीन जज्बात अपने होने वाले मजाजी खुदा के लिए बचाए रखे थे। आज उन्हीं जज्बात को सुलगाया गया था। जब भी वो चट्टान जैसी मजबूत मुतकब्बर लड़की भी अब छुई मुई सी होकर रह गई थी। वो फ़ौरन समझ गया कि उसका प्रपोज़ल कबूल कर लिया गया है। फिर भी उसने पैगाम छोड़ना ज़रूरी समझा। मोहतरमा, मैं आपके जवाब का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कुछ देर बाद ही एडमिन साहिबा का जवाब आया और फिर वो मंजर से गायब हो गई। उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ उसके इल्म में था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अदनान का तफसीली इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मेंबर्स ने हर मौजू पर सवालात किए थे और अदनान ने आजिज़ाना अंदाज में तफसीली जवाबात दिए थे। उसी इंटरव्यू की मालूमात की बिना पर ही एडमिन साहिबा उससे थोड़ा मुतासिर हुई थी। उसे ये रिश्ता अच्छा लगा क्योंकि लड़का दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखता था, फिर उसके सर कोई ख़ास जिम्मेदारी भी न थी क्योंकि वो अकलौता चश्मो चिराग था। इधर वो अपने प्रपोज़ल के कबूल किए जाने पर सरशार था। आज तीसरा दिन था। दोनों तरफ से मुकम्मल खामोशी थी।
एडमिन साहिबा शर्मो हया की वजह से मुंतज़िर थी कि बात करने में वो लड़का पहल करे, मगर वो तो बिल्कुल अजनबी बना हुआ था। आखिर एडमिन साहिबा ने खुद मैसेज कर दिया। जी अब खामोशी कैसी। मैसेज सीन हुआ मगर जवाब ना आया, जिस पर एडमिन साहिबा तिलमिला कर रह गईं। ये बात तो उनकी शान के खिलाफ थी, क्योंकि उन्होंने तो इन 3 दिनों में बहुत सारे हसीन ख्वाब सजा लिए थे। वो दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी, इसलिए वो 2-4 सलावातें सुनाकर गुस्से से ऑफलाइन हो गई। अगले दिन स्क्रीन पे मैसेज जगमगाया, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप। एडमिन साहिबा ने भी मैसेज सीन करके छोड़ दिया। प्लीज़ बात तो सुने, मेरी अम्मी जान आपसे बात करना चाहती हैं। कुछ देर के बाद फिर मैसेज आया। ये मैसेज पढ़ते ही फट से जी में जवाब दिया गया। मुझे मालूम था कि आप नाराज़ हो गई होंगी, आपको जवाब नहीं दिया, मगर दरअसल मुझे ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए पहले अपनी ममा से रिश्ते की बात की, फिर आपको मैसेज किया। उसने अपनी सफाई पेश की और उसकी ये सोच एडमिन साहिबा के तो दिल में घर कर गई। सुने, आप अपना नंबर और 1-2 तस्वीर दे दें, मेरी अम्मी जान ने मांगी हैं। वो तो अम्मी जान का नाम सुनकर ही सरशार हो गई थी। बिना सोचे समझे फट से अपना नंबर सेंड करके गैलरी का सर्वे किया। अपने तई बहुत सोच विचार के बाद सिलेक्ट की हुई अच्छी 3-4 तस्वीरें अपलोड कर दी। वल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, इन हिरनी जैसी आंखों का क्या कहना, जिन पर दराज पलकों का पर्दा गिरा है। ये तीखे नैन नक्श, ये किताबी चेहरा, ये शानों पर झूलती काली नागिन सी जुल्फें, हाय सच कितनी प्यारी हैं आप। वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। वो शर्म से लज्जाने लगी, जैसे वो इसके सामने ही बैठा हुआ है। इसी असना में एक अजनबी नंबर से कॉल आ गई, जो उसने फौरन धड़कते दिल के साथ अटेंड करते हुए अस्सलामुअलैकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आगे से मिठास से भरपूर एक मतरन्नम सी आवाज़ समाज से टकराई, जिसमें ढेरों प्यार झलक रहा था। फिर तारुफ और तारीफ़ों का एक नया सिलसिला चला और बातों ही बातों में उसे पसंद भी कर लिया गया, क्योंकि वो भी तो ऐसी ही लड़की के ख्वाहिशमंद थे जो कि सुलझी हुई हो, सलीका शार, घर गृहस्थी की माहिर और दीन से गहरा ताल्लुक़ रखने वाली हो। और सवेरा खान एक तालीम याफ्ता आलिमा लड़की थी, इसलिए पहली ही गुफ्तगू में उसे हाथों हाथ लिया गया था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अदनान अली ने उसे ये बात किसी से भी शेयर करने से मना की थी। वो चाहता था कि रिश्ता पक्का होने पर सबको सरप्राइज़ देगा। सवेरा खान अंजाम की परवाह किए बगैर बेखतर आतिश इश्क में कूद पड़ी थी, ये जानते हुए भी कि इसका ताल्लुक किस घराने से है और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। सवेरा खान का ताल्लुक संगलाख पहाड़ों के दामन में बसने वाली उस गयूर कौम से था, जहां इस दौर में भी औरत ज़ात को अहमियत हासिल ना थी। वो लोग लड़कियों को वाजिबी सी तालीम दिलाते थे और फिर घर गृहस्थी सिखला कर घर की चारदीवारी में कैद कर दिया करते थे। अपनी आन बान की खातिर जहाँ चाहते लड़कियों की बेजोड़ शादी कर देते थे। किसी की मजाल न थी कि वो बड़ों के फैसले के सामने चूं चरा भी करे। सवेरा के वालिद जहांगीर खान पढ़े लिखे इंसान थे। वो इस जाहिलाना सोच से ज़रा हटकर सोच रखते थे। यही वजह थी कि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर लाहौर चले आए थे और बिला इम्तियाज़ मर्दो ज़न अपने बच्चों को एक हद तक आज़ाद माहौल दे रहे थे, ताकि बच्चे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, जो कि अब तीनों ही अल्लाह के फजलो करम से अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात दिलाई थी। खुद भी सोमो सलात के पाबंद थे। जब्त करती हूँ तो हर जख्म लहू देता है, आ भरती हूँ तो अंदेशा रुसवाई है। उसने शेर लिखा ही था कि किसी ने डायरी उचक ली। वो घबरा कर पलटी थी कि उसकी सहेली अना ने कहा, वाह मोहतरमा, शायरी कब से करने लगी। अना की बच्ची, इधर दो मेरी डायरी। मगर अना उसकी डायरी लेकर कोर्टयार्ड पार कर आई। कौन है वो, पहले बताओ तो सही। कौन? कोई नहीं। वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर घबरा उठी। झूठ, सफ़ेद झूठ। तुम्हारे दिल में ये जो मोहब्बत का गुलाब खिल रहा है ना, इसकी खुशबू से तुम्हारा बदन महक रहा है। और तुम जानती हो, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मोहब्बत एक राजदान चाहती है, जिससे कहकर दिल का बोझ हल्का कर लिया जाए। शाबाश, बताओ कौन है वो। आखिर सवेरा खान ने अपनी बचपन की सहेली अना को अपना ही हमराज बना लिया और अब तक की मुकम्मल राम कहानी सुना दी। उफ खुदाया, बात यहाँ तक पहुँच गई और तुमने मुझसे ही छुपाए रखी। गैर महरम की मोहब्बत में बड़ा सरूर होता है। ये सब शैतान का फतूर और नासूर होता है। सवेरा, तुम उससे फासला रखो जब तक कि वो रिश्ता लेकर घर ना आ जाए। ये भी फरेबकारी का एक नया तरीका है।
انا نے اسے تنبیہ کی کہ جس پر اس نے فرما برداری کا اظہار کیا، مگر حقیقتاً وہ اس دوراہے پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں محبت کا ایک ایسا پودا لگ چکا تھا جس کی شب و روز آبیاری ہوتی تھی۔ دونوں نے ایک الگ ہی معمول بنا لیا۔ وہ دونوں رات بھر باتیں کرتے، زندگی سے بھرپور باتیں، مستقبل کی باتیں۔ ان کی محبت کا وہ ننھا سا پودا اب تناور درخت بن چکا تھا، جس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو چکی تھیں کہ الگ ہونا ناممکن تھا۔ 6 ماہ کے اس عرصے میں عدنان علی نے حقیقتاً اس کا دل جیتا تھا۔ اس نے اپنی محبت کی سچائی کا مکمل یقین کروایا تھا، اور اسی یقین کی بنیاد پر ایک دن عدنان علی نے ملاقات کی دبی دبی سی خواہش کا اظہار کیا، جس پر وہ لمحہ بھر کو کانپی کہ ان کے یہ اٹھتے قدم کہیں اس کی تباہی کا باعث نہ بن جائیں۔ مگر عدنان علی کی میٹھی میٹھی باتوں کا سحر، کچی عمر کی ناتجربہ کاری اور مستقبل کے سہانے خوابوں نے ہاں کروا ہی دی۔ ویسے بھی چند دنوں ہی کی تو بات تھی، پھر دونوں کو تو ایک ہو ہی جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ انا کا بہانہ بنا کر گھر سے اجازت مل جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ بھائی بلا چوں چرا اسے انا کے گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ انا بھی عالمہ اور سلجھی طبیعت کی لڑکی تھی، ان کا بھی مذہبی گھرانہ تھا۔ جو ہی اس نے انا کو اپنے اصل آنے کا مقصد بتایا تو وہ پھٹ پڑی۔ کتنی کم عقل ہو تم، وہ تمہارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور تم کہتی ہو کہ اسے تم سے محبت ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا نا تو اب تک 6 مہینے گزر گئے ہیں، وہ رشتہ لے کر نہ آ جاتا۔ یہ باتیں تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی انا۔ ہاں، مجھے کہاں سمجھ آئیں گی، بقول تمہارے میں تو 4 دیواری میں قید پنچھی ہوں، بھلا مجھے کیا خبر کہ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا سویرا میری بات کو، جس 4 دیواری کو تم قید سمجھتی ہو نا، یہ 4 دیواری اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، ایک محفوظ قلعہ ہے جو ہماری ناموس و عزت کی نگہبان اور محافظ ہے۔ جو اس حد سے تجاوز کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے، مگر اس وقت کی پشیمانی کچھ کام نہیں آتی۔ اچھا بابا، اب یہ لیکچر دینا بند کرو، مجھے اپنے اچھے برے کا بخوبی علم ہے۔ چاروں نہ چار انا بھی اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں کریم پارک کے بیچوں بیچ بنائی گئی نہر کے کنارے پہنچی تو سامنے سوٹ بوٹ میں ملوث عدنان دکھائی دیا۔ سویرا بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سویرا اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ انا کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی جہاں دونوں 1 گھنٹہ محو گفتگو رہے۔ عدنان نے اپنی محبت اور پیار کا بھرپور یقین دلایا اور کہا کہ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ زندگی میں ایک ہستی ایسی بھی آتی ہے جو سارے جذبوں کو بھرپور تسکین عطا کرتی ہے۔ ماں کی شفقت، بہن کا پیار، بیٹی کی محبت، یہ ساری چیزیں ایک اچھی بیوی میں یکجا ہو جائیں تو اس بیوی کو پانے والا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں تم میں ہیں۔ اس جملے پر تو سویرا شرم و حیا سے چھوئی موئی ہو گئی۔ سنو سویرا، عدنان علی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہیں معلوم ہے نا کہ میرے ابا جان باہر گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ آتے ہیں میں تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ بس ایک گزارش ہے کہ اب تم ملتی رہنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں، کہیں غلط راہوں پر نہ لگ جاؤں۔ میں پیار کا پیاسا ہوں، مجھے تمہارے سہارے اور پیار کی ضرورت ہے، پلیز مجھ سے ملتی رہنا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا انسان تھا جو ٹوٹ کر اپنی محبت اور جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر سویرا خان بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی، اور ویسے بھی اس کی مما جان نے تو اسے بطور بہو قبول کر ہی لیا تھا، اس لیے سویرا خان نے بھی اسے اپنی چاہت کا بھرپور یقین دلایا۔ جاتے وقت عدنان نے کافی سارے گفٹس بھی دیے۔ سویرا تو اپنی قسمت پر نازا تھی، کیونکہ عدنان اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر اچھا ثابت ہوا تھا۔ اس نے اب تک کوئی اوچھی بات نہ کہی تھی اور نہ کوئی ایسی ویسی حرکت کی تھی، جبکہ انا کو عدنان ایک آنکھ نہ بھایا تھا، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ جانتی تھی کہ سویرا برا محسوس کرے گی۔ واپسی پر انا کی طرف سے مکمل خاموشی سویرا نے بھی محسوس کر لی تھی، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ دن پر دن گزرتے گئے اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب وہ بلا خوف و خطر اکیلی چلی جاتی تھی۔ شہر کی کون سی ایسی جگہ تھی جو ان دونوں نے چھان نہ ماری ہو؟ وہ اسے صبح سویرے ہی لے کر نکل جاتا تھا۔ سویرا جب بھی اسے واپس چلنے کو کہتی تو وہ اسے لجاجت سے کہتا، بہت انتظار کیا ہے، دل تھوڑا سا بھی نہیں بھرا، کچھ دیر اور ساتھ رہنے دو، میرا تو دل چاہتا ہے کہ تمہیں لے کر اتنا دور نکل جاؤں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ سویرا اس کی چاہت، دیوانے پن اور فریفتگی پر دل و جان سے قربان ہو جاتی۔ سویرا کے گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ انا کی طرف ہے، اس لیے اسے گھر والوں کی فکر نہ تھی، جبکہ عدنان نے بتایا تھا کہ اس کے والدین بہت روشن خیال ہیں، ان کے ہاں شادی سے پہلے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس طرح آئندہ زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
सवेरा ने अब अना से भी बातें शेयर करना बंद कर दी, क्योंकि वो उसे नसीहतें करने जो बैठ जाती थी। एक दिन अदनान उसे अपनी ममा से मिलाने अपने घर लाया। घर पहुंचकर उसने कहा, खाला को कुछ काम पड़ गया था तो ममा फिलफोर खाला के घर गई हैं, बस आती ही होंगी जब तक मैं तुम्हें पूरा घर दिखा दूं। जदीद तर्ज अमल की महल नुमा कोठी की चमक दमक से सवेरा की तो आंखें चुंधिया गईं। घूमते घुमाते अदनान उसे अपने खूबसूरत बेडरूम ले आया, जहाँ की वो कुछ दिन बाद तने तन्हा मलका बनने वाली थी। वो उम्दा नफीस नरमो गुदास बिस्तर पर थकन से ढह सी गई और अदनान भी उसके पहलू में गिर गया। मुकम्मल तन्हाई थी वो दोनों, और तीसरा शैतान था जो तन्हा जोड़ों की रगों में जहर भरता है, जवान को लज्जत व शनासाई की उन बुलंदियों तक पहुंचा देता है जहां जज्बात के तेज रो बहाव में अकल मगलूब हो जाती है, और जब अकल मगलूब हो जाती है तो इंसान नेकी और बदी में तमीज़ भूल जाता है। फिर हैवानों की तरह बेमौका व महल हर कायदा व कानून से मबरा होकर ख्वाहिशात की तकमील में लग जाता है। इधर भी शदीद जज्बात की तुंदो तेज आंधी में इज्जत व नामूस की चादर तार तार हो गई। जज्बात की आंधी थमी तो बहुत कुछ लुट चुका था। वो लड़की से औरत का रूप धार चुकी थी, मगर फिर भी वो खुश थी कि ये कर्ब भी तकमीले मोहब्बत का जीना है। वो बेवकूफ़ इतना भी ना समझ सकी कि जिसे तकमीले मोहब्बत गर्दान रही थी वो जिस्मानी हविस है, और वो हविस का पुजारी है जो अपनी प्यास बुझा चुका है। कुछ देर बाद अदनान के मोबाइल की रिंगटोन बजी। उसने कॉल अटेंड करके फ़ोन सवेरा को थमा दिया। सवेरा बेटा, मैं शाम तक घर नहीं आ सकती, तुम लोग मेरा इंतज़ार न करना। सवेरा तो सलाम भी ना बोल पाई क्योंकि इतनी उजलत में कॉल काट दी गई। फिर वो चुपचाप घर चली गई। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में ढेर सारे हसीन ख्वाब देखती रही। उसका अब दिल चाहता था कि शबो रोज़ पड़ लगा कर उड़ जाएं और उसकी ज़िंदगी के वो सुनहरी दिन आ जाएं जब वो दुल्हन बनकर अदनान की आगोश में समा जाए। खानम एक जहांदीदा और मिजाज शनास औरत थी। आए दिन ढेर सारे गिफ्ट्स, बेटी की बदलती रंगो कैफियत, चाल ढाल से उन्हें समझने में देर न लगी कि दर पर्दा ज़रूर कुछ हो रहा है। उन्होंने फ़ौरन दबे अल्फाज में अपने खदशात अपने शोहर जहांगीर खान के सामने रख दिए, जिस पर वो भी संजीदा हुए और इज्जत के साथ अपने फ़राइज़ से सुबकदोश होने की तगदो में लग गए। जहांगीर खान काफ़ी परेशान थे कि उनके घर अचानक उनके बड़े भाई बिमा फैमिली आए और उन्होंने सवेरा का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। जहांगीर खान के तो मारे खुशी के पांव ज़मीन पर न लग रहे थे। उनके तो वहमो गुमान में भी ना था कि अल्लाह उन पर इस तरह मेहरबान होगा। उनका भतीजा उनके हाथों में पला बढ़ा सुलझा हुआ लड़का था और फिर फौज में अफसर था। भला इस रिश्ते से क्यों कर इनकार हो सकता था। उन्होंने फ़ौरन हाँ कह दी। जब सवेरा को इस रिश्ते का इल्म हुआ तो उसने बमुश्किल जब्त किया। उसने मेहमानों के सामने अपने होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए रखी, लेकिन उनके जाते ही वो अपने माँ बाप के सामने फट पड़ी। मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उनकी कौम में तो किसी लड़के को इतनी जुर्रत न थी कि बड़ों के फैसले से इनकार करे, जबकि सवेरा खान ने लड़की होकर बेबाकी और जुर्रत से रिश्ते से इनकार कर दिया था। चुप हो जा बेअदब बदलिहाज लड़की, तुझे होश भी है कि किससे क्या कह रही है। खानम धाड़ी, जी अम्मी मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन क्यों मंजूर नहीं है ये रिश्ता, इसकी कोई वजह। जहांगीर खान ने कहर आलूद निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा। मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ। चुप हो जा बेहया लड़की। जहांगीर खान गुस्से से पेचो ताप खाते हुए दीवानावार आगे बढ़े और एक जोरदार तमाचा उसे रसीद कर दिया। मारे और मार लें अब्बा जान, मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। आप मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अगर मेरी ये रविश आपकी नज़र में बेहयाई है तो यही सही, लेकिन इस्लाम ने मुझे अपना जीवन साथी चुनने का हक दिया है। चुप कर जा बदतमीज़ लड़की, अल्लाह तुझे गारत करे। बाप के सामने ज़ुबान चलाती है, क्या यही पढ़ा लिखा है तुमने। खानम ये कहकर उसे धकेलती हुई पीछे ले गई। जिस खतरे का अंदाज़ा वो कर चुकी थी वो अब सामने आ खड़ा हुआ था। जहांगीर खान ज़ख्मी सांप की तरह फुनकार रहे थे। दफ़ा हो जाए यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल को लेके। जहांगीर खान की डांट सुनकर वो भी गुस्से से पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। दोनों माँ बाप के तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा कि औलाद यूं जलील करवाएगी। वो सोचने लगे कि अपने भाई को क्या जवाब देंगे। सवेरा ने फ़ौरन ही अदनान को सारी सूरत हाल बताई। वो भी परेशान हुआ, मगर उसने सवेरा की हिम्मत दिलाई कि तुम परेशान ना हो, मैं जल्द रिश्ता लेकर मम्मा को भेजता हूँ। इस वाक़े के बाद घर का माहौल खासा गंभीर हो गया। सवेरा से मोबाइल ले लिया गया और घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। घर में उसकी कोई अहमियत ही ना रही थी। वो एक कमरे में मुकीद होकर रह गई।
وہ ایک امید لگائے عدنان کی راہ دیکھتی رہی کہ وہ رشتہ لے کر آئے اور قید سے آزاد کرا کر لے جائے، مگر اس بات کو 2 ماہ ہو گئے اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ سارا دن تنہا کمرے میں پڑی عدنان کی یادوں میں ماہی بیاب کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ کمرے کی تنہائی سے گھبرا کر اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ خانم بازار گئی تھیں، جبکہ جہانگیر اور اس کے بھائی تینوں ہی آفس گئے ہوئے تھے۔ موقع غنیمت سمجھ کر وہ انا کی طرف نکل گئی اور عدنان کو کال کی، مگر یہ کیا، اس کا نمبر تو بند تھا۔ اس کا دل دھڑکا، پھر کال کی، 2-3 بار کی، مگر بے سود۔ دل کسی انہونی خوف سے گھبرا اٹھا اور اسے اپنی حرکتیں قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ جلدی سے انا کا سہارا لیا اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ پلیز میرے ساتھ عدنان کے گھر چلو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کتنے دن ہو گئے میری عدنان سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے عدنان کے دروازے پر بیل دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے لان میں ماڈرن لباس میں ملبوس ایک بھاری بھرکم خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، سویرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آنٹی نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ آنٹی جان، میں سویرا خان ہوں۔ کون سویرا؟ کس سے ملنا ہے؟ وہ عدنان سے ملنا ہے۔ کس لیے ملنا ہے؟ آنٹی تو کھا جانے والی نظروں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ وہ میں اس کی دوست ہوں۔ دوست؟ تنزن جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے عدنان کو انہوں نے آواز لگائی۔ وہ باہر نکلا تو سویرا کو اپنی مما کے پاس دیکھ کر ششتر رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اس کے گھر پہنچ سکتی ہے۔ عدنان، کون ہے یہ لڑکیاں؟ جی مما، یہ میری دوست ہیں۔ لڑکے؟ یہ دوستیاں گھر سے باہر تک رکھو۔ اچھا آنٹی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں سویرا خان ہوں۔ وہ آپ سے کال پر بات کی تھی نا میں نے۔ او لڑکی، مجھے جان پہچان کی ضرورت نہیں، اپنی حد میں رہو۔ آنٹی کی یہ بات سن کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کہاں کال پر وہ مٹھاس بھری باتیں اور کہاں یہ منظر، قوت برداشت ختم ہو گئی۔ وہ پھٹ پڑی۔ عدنان، تم کیوں چپ ہو؟ بتاؤ آنٹی کو کہ میں کون ہوں۔ مگر وہ گردن جھکائے کھڑا تھا۔ عدنان کی خاموشی سے اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ روبدار آنٹی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عدنان کا گریبان پکڑ کر چیخی، بتاؤ کون تھی وہ عورت جس کو تم اپنی مما بنا کر مجھ سے رشتے کی باتیں کرواتے تھے؟ بولو، اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ زور زور سے چیخے جا رہی تھی مگر عدنان بدستور خاموش تھا۔ معاملے کی نزاکت محسوس کر کے روبدار عورت بھی قدرے نرمی سے بولی، خاموش ہو جا لڑکی، مجھے بتا اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے ساون برساتی آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر المناک کہانی سنا دی۔ عورت نے قہر آلود نظروں سے عدنان کی طرف دیکھا۔ غصے سے تو اس کے تیور چڑھ گئے، پھر کرخت لہجے میں بولی، تمہیں شرم حیا نہیں آئی کسی کی عزت سے کھیلتے ہوئے؟ بے حیا لڑکے، دور ہو جا، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ عدنان سر جھکائے خاموشی سے اندر چلا گیا، جبکہ سویرا خان ساکت و جامد حیرت زدہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ اے لڑکی، چل لوٹ جا اب اپنے گھر۔ مگر آنٹی جان، عدنان نے مجھ سے شادی؟ چپ، بالکل چپ، اپنی عزت و آبرو تک کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ بات کرتی ہو شادی کی؟ چلو نکل جاؤ یہاں سے، ہم عدنان کا رشتہ تو بچپن میں ہی طے کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اسے اپنے چاروں طرف کڑکتی بجلیاں نظر آئیں۔ آنکھوں کے سامنے تو جیسے اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ گرتی چلی گئی۔ اس کو جب ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ بستر پر پڑی تھی، جبکہ اس کی سہیلی انا اس کے سرہانے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے خالی اس ذہنی سے اپنے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ اس کا اپنا ہی کمرہ تھا۔ اس کا تو سر درد سے پھٹے جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس پر ہتھوڑے برسائے ہوں۔ اس نے سر درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ سوگوار چہرے پر غم کی گھٹائیں چھائیں تھیں اور آنکھوں سے تو ساون بھادو جاری تھا۔ دل کی محفل ویران تھی جہاں صرف بربادی کا دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھی کہ عدنان اس کی زندگی برباد کر کے طوفان کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ میں جاؤں گی آنا اس کے پاس، اسے گریبان سے پکڑ کر اس کی کھائی قسمیں اور وعدے یاد دلاؤں گی، پوچھوں گی کہ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا، آخر کیوں؟ وہ جنونی ہو کر اپنے بال نوچنے لگی۔ یکا یک انا کے بہت پہلے ہوئے کہے الفاظ اس کی قوت سماعت سے ٹکرائے۔ جس چار دیواری کو تم قید کہتی ہو نا سویرا، یہ چار دیواری اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے جو ہماری ناموس اور عزت کی نگہبان اور محافظ ہے۔ جو اس حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے، مگر اس وقت کی پشیمانی کچھ کام نہیں آتی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور مضبوطی سے انا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انا، تم ٹھیک کہتی تھی،
वाकई ये चारदीवारी अल्लाह की बनाई हुई हद है और मैंने हदूद अल्लाह को पामाल किया। मुझे ये सज़ा तो मिलनी ही थी। उसकी जनूनी हविस का मैं शिकार हुई। इज़्ज़त और नामूस सब कुछ बह गया, सब कुछ मलिया मेट हो गया। मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। अपना जिस्म बल्कि रूह भी नापाक दिखाई देती है। खुद से नफरत हो रही है। अना ने बमुश्किल उसे काबू किया और समझाते हुए कहा, इस दौर में बेवफा इंसान से वफा की उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसे किसी महकते हुए तरोताज़ा गुलाब को बादे सरसर के हवाले कर दिया जाए और ये तवक्का रखी जाए कि गर्म हवाएं अपनी अज़ली फितरत बदल कर गुलाब को शादाबी और लताफत बख्श देंगी। नहीं बहन, हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं होता। तुम वहाँ जाकर खुद को मज़ीद तमाशा ना बनाओ, बल्कि इन तकलीफ़ दे करीहा लम्हात को बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जब मैं तुम्हें बेहोशी के आलम में वहाँ से उठाकर रिक्शे में यहाँ लाई तो घर में कोई ना था। अभी ये बातें तुम्हारे घर वालों को मालूम नहीं, इसलिए खामोशी से माँ बाप की बात मान लो। पर अना मैं कैसे भूल जाऊँ, उसने बाकी छोड़ा ही क्या है। मैं घर की रही ना घाट की। वो ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेती अना के गले लग गई और धाड़े मार मार कर रोती चली गई। अना ने उसे समझाया कि अल्लाह का शुक्र है उसने तुम्हारी इज्जत को तो तार तार किया, लेकिन तुम उम्मीद से नहीं हुई, इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अम्मा जैसे ही लौटी वो उनके पैरों पर गिर गई और कहने लगी, अम्मा मैं बहुत पशेमान हूँ, आपकी हर बात को मैं मानूंगी। अब्बू को कह दें कि मैं अब्बू की पसंद की शादी के लिए राज़ी हूँ। हम एक ऐसे मुआशरे में सांस ले रहे हैं जहाँ हर शख्स अपने चेहरे पर खोल चढ़ाए हुए हैं। कच्ची उम्र और नातजर्बेकारी बड़ी जल्दी तबाही के गार में धकेल देती है। ये तो सवेरा खान की किस्मत थी कि वो तबाही के नज़दीक पहुंचकर भी पूरी तरह तबाह ना हुई। ये सच बयानी हर लड़की को बगौर सुननी चाहिए ताकि उसके कदम लड़खड़ा ना सकें।